हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। तो चलिए हम लोग ट्वेल्थ केमिस्ट्री का पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके थे बिलियन का, ठीक है, जिसमें हम लोग बिलियन और बिलियन के प्रकार के बारे में हम लोग अध्ययन किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक हम लोगों का होगा बिलियन की सांद्रता। देख रहे हैं बिलियन की सांद्रता। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बिलियन की सांद्रता का मतलब क्या होता है। तो देखो बाबू, सांद्रता का मतलब होता है किसी बिलियन या विलायक के, कोई बिलियन होगा या विलायक, विलायक समझ रहे हैं, बिलियन में जो अधिकतम मात्रा में उपस्थित रहता है वो विलायक होता है, और बिलियन में जो कम मात्रा में रहता है वो आपका विलय होता है। विलय और विलायक मिलते हैं तो क्या बनता है, बिलियन बनता है। जैसे चीनी प्लस पानी बराबर शरबत, तो चीनी आपका क्या हो गया, विलय हो गया, और पानी आपका क्या हो गया, विलायक हो गया, और शरबत आपका क्या हो गया, विलयन हो गया। आप जानते हैं कि शरबत में चीनी का मात्रा ज़्यादा होगा कि पानी का मात्रा ज़्यादा होगा, तो कैसा भी हम शरबत बनाएंगे तो पानी का मात्रा ज़्यादा होगा तो हमारा विलायक होगा। या ये ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं जो घुलता है वो विलय। तो आप सब लोग जानते हैं कि चीनी जो होता है या नमक जो होता है घुलने वाला होता है तो ये विलय हो गया। पानी उसे घुलाता है तो ये विलायक हो गया। इसके बाद विलय और विलायक मिलता है तो क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। तो किसी विलयन या विलायक के दिए गए आयतन या भार में, कोई विलयन या विलायक में जो दिया गया आयतन होगा या जो भार दिया होगा उसमें उपस्थित विलय के भार को, ठीक है ना, किसी विलयन में कहिए या किसी विलायक में दिए गए आयतन या भार में उपस्थित विलय के भार को, ठीक है ना, विलयन की क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। तो किसी विलयन की सांद्रता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। तो किसी विलयन की सांद्रता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, वो प्रकार कौन कौन सा है ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहला है विलयन की सांद्रता को हम लोग व्यक्त कर सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत में। इसको W/W बोलते हैं शॉर्टकट में, आप लोग ध्यान से समझेंगे। ये द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, वेट बाई वेट होता है, ठीक है। चलिए, तो द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या होता है समझिएगा। किसी विलयन के 100 ग्राम मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को, ठीक है ना, उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। समझ गए, किसी विलयन के 100 ग्राम मात्रा में, कोई विलयन होगा उसका 100 ग्राम मात्रा में जो उपस्थित विलय की मात्रा होगी उसी को उस विलयन के क्या बोलेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत बोलेंगे। यहाँ ध्यान से समझेंगे, किसी विलयन के 100 ग्राम मात्रा में, कितना ग्राम मात्रा में, 100 ग्राम मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ ये समझेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ दे द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, यदि आप सूत्र लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं विलय की मात्रा ग्राम में, आप विलयन की मात्रा भी ग्राम में, अगुणे क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि 10% यूरिया का विलयन है, इसका क्या अर्थ है, तो यहाँ दिया रहेगा 10 कोष्ठ में दिया रहेगा W/W, तो ये द्रव्यमान प्रतिशत, इसी से आप लोगों को पकड़ना है। तो 10% W/W जो है यूरिया का, ये संकेत है द्रव्यमान प्रतिशत का, इसे आप पकड़ेंगे, ठीक है। तो 10% यूरिया का विलयन का क्या अर्थ है, तो 10% यूरिया, तो 10% का मतलब यही ना हुआ जी, 10 ग्राम यूरिया 90 ग्राम विलायक में घुला हुआ है, ये ना हम लोग बोल सकते हैं। ये यूरिया क्या है, ये यूरिया का सूत्र हो गया NH2CONH2, तो यूरिया घुलने वाला है तो विलय हो गया, इसकी मात्रा कम होगी, और 90 ग्राम विलायक में घुला हुआ है तो 90 ग्राम आपका विलायक हो गया, अर्थात 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम विलय उपस्थित है। दो तरीका से आप इसको समझ सकते हैं, क्या 10% यूरिया के विलयन का अर्थ यही है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम आपका यूरिया है, ये ना बात हुआ, 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम यूरिया है। यही कहिए कि 90 ग्राम विलायक में 10 ग्राम यूरिया घोला हुआ है, तो 90 ग्राम बोल रहे हैं तो विलायक बोल रहे हैं, 10 ग्राम यूरिया, तो विलयन बनाएंगे तो विलय प्लस विलायक होता है,
तो 90 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो दो तरीका से बोलिए, या तो 90 ग्राम विलायक में 10 ग्राम यूरिया घुला हुआ है, या 100 ग्राम विलयन में, ठीक ना, 10 ग्राम विलय घुला हुआ है। तो बात तो वही है। तो विलयन की सांद्रता को हम लोग क्या बोलेंगे, विलय की मात्रा बटा में विलयन की मात्रा गुणे 100। निकाल सकते हैं 10 ग्राम कितना में, तो 100 में 10% निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, देखिए कट जाएगा तो 10% आ गया कि नहीं आ गया। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इस पर एक न्यूमेरिकल है द्रव्यमान प्रतिशत पर, इसको आप समझिए। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1.75 NaCl को 5.85 ग्राम जल में घोला गया है, ठीक है, जल में घोला गया है। तो द्रव्यमान की दृष्टि से NaCl की प्रतिशत क्या होगी, द्रव्यमान की दृष्टि से NaCl की प्रतिशत क्या होगी। तो NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड है। आप सब लोग जानते हैं सोडियम क्लोराइड ये नमक है, ये आपका विलय होगा, होगा ना। तो इतना NaCl को इतना जल में घोला गया है। तो अब यहाँ देखिए, तो NaCl आपका विलय है, तो देखिए यहाँ लिखा गया है कि NaCl विलय का द्रव्यमान दिया है कितना, 1.75। अब बताइए, इतना जल में घोला गया है, इतना जल में घोला गया है, तो विलायक इतना NaCl को इतना जल में घोला गया, तो जल क्या होता है, जल विलायक होता है। तो विलायक का द्रव्यमान आपको दिया है 5.85 ग्राम। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो कैसे लिखिएगा, विलयन का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, है दोनों को जोड़ेंगे तब ना हमारा विलयन होगा। हो, ये हमारा विलय हो गया, ये हमारा विलायक हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा विलयन हो गया। तो दोनों को जोड़ दिए तो विलयन हमारा कितना हो गया, तो विलयन हमारा हो गया 1.75 प्लस इतना 7.60 हो गया। अब देखिए हमको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, निकालना है ना। अब हमें द्रव्यमान, ये समझ गए, विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया, दोनों को जोड़ देंगे। अब हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर सूत्र हम लोग क्या पढ़े हैं अभी अभी हम लोग देखें, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा और बटा में क्या होगा, विलय की मात्रा और बटा में विलयन का तो मात्रा यानी द्रव्यमान। तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा विलय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान। तो विलय का द्रव्यमान 1.75 था और टोटल जोड़े थे तो 7.60 आया था। प्रतिशत निकालेंगे तो 100 और यहाँ परसेंट लगा देंगे ना। इसको कटाएंगे, ये दशमलव के 2 अंक, ये भी दशमलव दशमलव खत्म हो जाएगा। और यहाँ ये, तो हम जब इसको कटाएंगे तो देखिए ये दशमलव दशमलव खत्म कीजिए, यहाँ से एगो जीरो, ये जीरो कट जाएगा, एगो जीरो यहाँ बच गया, 1750 बटा में 76। जब आप इसको कटाइएगा तो लगभग 23% आएगा। तो उम्मीद करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत आपको समझ में आया होगा। दूसरा हमारा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है, वेट बाई वॉल्यूम यानी W/V, आप समझेंगे इसको। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है, देखिए जब किसी विलयन के, ध्यान दीजिएगा, 100 ml आयतन में, कितना ml आयतन में, 100 ml आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा उस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। और वो जो हम लोग पढ़े थे क्या, केवल द्रव्यमान प्रतिशत जब हम पढ़े थे तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या कहता है, किसी विलायक के 100 ग्राम मात्रा में विलय की मात्रा, 100 ग्राम मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा, वो द्रव्यमान प्रतिशत। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जब किसी विलयन के 100 ml आयतन में, 100 ml आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा को उस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। बस यही बात को ध्यान में रखना है। द्रव्यमान आयतन है तो 100 ml आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा, तो विलय की मात्रा ग्राम में होगा तो विलयन की मात्रा ml में होगा, यदि विलय की मात्रा kg में होगा तो विलयन की मात्रा लीटर में होगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। जैसे दे दिया जाए, जैसे यहाँ लिखा है कि 0.5 W/ वॉल्यूम का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि 0.5 ग्राम विलय उपस्थित है कितना ml विलयन में, 100 ml विलयन में, ठीक है ना, 100 ml विलयन में उपस्थित है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब आइए हम लोग आयतन प्रतिशत की केवल बात करें। एक देखे द्रव्यमान प्रतिशत, एक देखे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब देख लेते हैं आयतन प्रतिशत यानी V/V, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए
जब किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय का आयतन, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय का आयतन उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। यानी आयतन प्रतिशत बराबर यदि हम चले तो विलय की मात्रा ml में, विलयन की भी मात्रा ml में, अगुणे 100। जैसे कोई आपसे पूछ दे कि 10% एथेनॉल के जलीय विलयन का क्या अर्थ है, 10% एथेनॉल के जलीय विलयन का क्या अर्थ है, यहाँ भी बाई भी आपको दिया रहेगा, तो समझ रहे हैं ये आयतन प्रतिशत है। तो 10% एथेनॉल का मतलब क्या, 100 में 10, विलयन का 100 में 10 कहिए ना, तो 90 में 10 कहिए, ये ना हम लोग बोल सकते हैं जी। तो दो तरीका से हम लोग समझ सकते हैं। इसका अर्थ यही ना हुआ 10%, 10% एथेनॉल के विलयन का क्या अर्थ है, यही अर्थ है कि 100 ml आयतन में 10 ml विलय घुला हुआ है, 100 ml आयतन में 10 ml विलय घुला हुआ है, या 90 ml विलायक में 10 ml विलय घुला हुआ है, तो यही बात हो गया। तो बस याद रखेंगे, इसका अर्थ यही होगा कि 100 ml आयतन में 10 ml विलय क्या है, घुला हुआ है। चौथा है विलयन की पीपीएम में सांद्रता। विलयन के पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन होता है, ये भी एक सांद्रता की इकाई। देखिए किसी विलयन में 10 की पावर 6 ml में उपस्थित विलय के ग्रामों में भार को विलयन की क्या कहते हैं, पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। पीपीएम में सांद्रता किसको कहते हैं, किसी विलयन के 10 के पावर 6 ml में उपस्थित विलय के ग्रामों में भार को विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। यानी इसका सूत्र यदि बनाया जाए तो विलय की मात्रा ग्राम में या विलयन की मात्रा ml में अगुणे 100, ठीक है ना। जैसे 15 ppm में क्लोरोफार्म के जलीय विलयन का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ यह है कि 10 के पावर 6 ग्राम विलयन में 15 ग्राम विलय घुला हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अब पढ़ने वाले हैं विलयन में सांद्रता की इकाई को व्यक्त करना। तो अगला हमारा है मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही VVI देखिए पहले से ही यहाँ लिखा गया है, ध्यान से समझेंगे। मोल प्रभाज या मोल अंश का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। तो विलयन में किसी एक अवयव का मोल, विलयन होगा तो हम समझाएंगे, अभी ध्यान से समझेंगे। विलयन में किसी एक अवयव का मूल अंश उस अवयव में मोलों की संख्या एवं विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्याओं के योगफल के अनुपात होता है। इसे n से सूचित किया जाता है। नहीं समझे तो ध्यान से समझिए। देखिए फिर से, कोई विलयन है, एक अवयव का मोल अंश, तो विलयन होगा तो उसमें कुछ ना कुछ अवयव होगा ना जी, विलय और विलायक दो तरह का हो गया। तो अवयव का मोल अंश माने जिस अवयव से वो विलयन बना होगा, एक अवयव का मोल अंश, उस विलयन में जो भी अवयव होगा उसमें से एक अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोलों की संख्या एवं विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या के योगफल के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। इसे छोटका n से सूचित किया जाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लेंगे, यहाँ थोड़ा समझेंगे, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सके। जैसे देखिए किसी, मान लेते हैं किसी विलयन में a एवं b, किसी विलयन में a एवं b अवयव के मोलों की संख्या क्रमशः Na और Nb है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई एक विलयन है, जैसे समझने के लिए, जैसे ये कोई विलयन है, इसमें दो गो अवयव है, ठीक है, A एवं B, A एवं B, A एवं B दो अवयव से मिलकर बना है विलयन। तो मान लेते हैं कि A का मोल अंश क्रमशः Na है और B का मोल अंश क्रमशः Nb है, ठीक है। तो मोल अंश नहीं, मोलों की संख्या, n क्या कहता है, मोलों की संख्या ना, मोल अंश को हम लोग n से सूचित करते हैं। तो यदि किसी विलयन में a एवं b अवयव के मोलों की संख्या, a एवं b अवयव के मोलों की संख्या, ये a और b दो अवयव है, इन दो अवयव से मिलकर विलयन बनाया गया है, तो इसके मोलों की संख्या Na मान लेते हैं, और b अवयव के मोलों की संख्या Nb मान लेते हैं। तो a का मोल अंश यदि निकालना हो तो a का मोल अंश निकालेंगे तो कैसे निकलेगा,
ए के मोलों की संख्या और बिलियन में कुल मोलों की संख्या। तो ए के मोल अंश को हम XA माने हैं, ठीक है। तो XA कैसे, ए के मोलों की संख्या, तो ए के मोलों की संख्या Na, तो यहां लिख दिए Na। अब बिलियन में टोटल मोलों की संख्या, बिलियन में कुल मोलों की संख्या, तो कुल मोलों की संख्या क्या क्या है, Na और Nb है। तो Na का निकाले हैं, ए का निकाल रहे हैं, तो Na बटा में Na प्लस Nb, समझ रहे हैं ना। ठीक इसी तरह यदि आप B का निकालेंगे, B का मोल अंश, तब B के मोलों की संख्या, तो B के मोलों की संख्या क्या माने हैं, Nb माने हैं, तो Nb हमारा ऊपर हो जाएगा। फिर बिलियन में कुल मोलों की संख्या, तो कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb है ना, तो Na प्लस Nb हो जाएगा। क्लियर है। तो यही है हमारा, यदि B का पूछेगा मोल अंश या मोल प्रभाज, तो Nb बटा में Na प्लस Nb, ठीक है। XA XB क्या है, तो A के मोल अंश को XA, B के मोल अंश को XB, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसीलिए तो हम परिभाषा बोले कि बिलियन में किसी एक अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोलों की संख्या एवं बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या के योगफल का अनुपात होता है। तो देखिए इसका निकाल रहे हैं, तो इसके मोलों के योगफल का अनुपात है कि नहीं है, इसके मोलों की संख्या। बी का निकाल रहे हैं तो बी ऊपर है, Nb ऊपर है, और नीचे फिर दोनों का योगफल का अनुपात है, ठीक है। नोट में आप लोग याद रखेंगे क्या, कि किसी बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंश का योगफल हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। बहुत ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंश का योगफल हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर होता है। तो XA प्लस XB बराबर क्या हो जाएगा, Na बटा में Na प्लस Nb आ प्लस Nb, इसका मान निकालेंगे। यदि XA का मान, तो XA का मान यहाँ देख रहे हैं ना, Na बटा में Na प्लस Nb, आ XB का मान यहाँ ये मिला है। दोनों का यदि जोड़िएगा तो एलसीएम लीजिएगा, तो यही चीज आएगा, जोड़ घटाव करेंगे तो कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ आप याद रखेंगे XA प्लस XB बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये केवल मान ये 2 बिलियनों के लिए, ये 2 अवयवों से मिलाकर बिलियन बनाया गया। यदि मान लीजिए कि हम बिलियन एक बना रहे हैं, अब यदि मान लीजिए कि हम एक बिलियन बना रहे हैं जो 3 अवयवों से मिलकर बनता है, A, B और C, तो समझना होगा कि एकड़ मोलों की संख्या हम Na मानेंगे, हेकर मोलों की संख्या Nb मानेंगे, और हेकर मोलों की संख्या हम क्या मानेंगे, Nc मानेंगे। अब हेकर मोल अंश निकालेंगे, Na का यदि मोल अंश निकालते तो क्या हम लिखते, Na बटा में क्या लिखते, Na प्लस Nb प्लस Nc, समझ रहे हैं ना। B का निकालते तो Nb बटा में फिर Na प्लस Nb प्लस Nc, समझ रहे हैं। फिर Nc का निकालते तो Nc ऊपर हो जाता, फिर नीचे तीनों का योग लिखते, ठीक है। तो इन सब का भी योग क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। इस पर यदि आप निकालेंगे तो देखिए एक न्यूमेरिकल है मोल अंश पर, इसको हम लोग देख लेते हैं आज। तो 1 बिलियन में 100 ग्राम मेथेनॉल है, 1 बिलियन में 16 ग्राम मेथेनॉल है एवं 90 ग्राम जल है। तो जल और मेथेनॉल का मोल प्रभाज ज्ञात करें। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, 1 बिलियन है, इसमें 16 ग्राम मेथेनॉल है, मेथेनॉल का सूत्र देख रहे हैं CH3OH है, एवं 90 ग्राम जल है। तो मेथेनॉल आपका विलय हुआ, जल आपका क्या हुआ, विलायक हुआ, दोनों मिल जाएगा तो बिलियन हो जाएगा। ये ध्यान में रखेंगे, ये आपका विलय हुआ मेथेनॉल, और जल आपका विलायक हुआ। तो विलय का भी हमें मोल प्रभाज निकालना है, और विलायक, लेकिन इसमें पूछा जल और मेथेनॉल दोनों का मोल प्रभाज निकालना है, यानी विलय का भी निकालना है और विलायक का भी निकालना है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो देखिए यहां ध्यान से समझेंगे, देखिए विलय का मात्रा कितना है, यानी मेथेनॉल का मात्रा 16 ग्राम है, विलायक की मात्रा कितना है, यानी H2O की मात्रा कितना है, तो 90 ग्राम है, ठीक है। तो इसके मोलों की संख्या, पहले हम मेथेनॉल की मोलों की संख्या है, तो इसकी मात्रा हम लोग ऊपर लिख लेंगे। तो पहले मोलों की संख्या निकालेंगे ना, तो मोलों की संख्या कैसे निकाला जाता है, ध्यान देंगे। ये जो घेरा में लगाया गया इस पर ध्यान नहीं देना है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये मेथेनॉल के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या कैसे निकाला जाता है, भार बटा में अणु भार, ये आप लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। तो मेथेनॉल के मोलों की संख्या हम निकाल रहे हैं, तो इसकी मात्रा मेथेनॉल का
मात्रा मिथेनॉल का अणु भार, तो मात्रा 1 और 16 ग्राम दिया है। अणु भार निकालते हैं, आणविक द्रव्यमान जिसको बोलते हैं। देखिए कार्बन का 6 होता है, तो परमाणु संख्या, तो परमाणु भार इसका 12 हो जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या और परमाणु भार एक ही होता है, तो 3 गो है, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन 3 और एक यहाँ 4, 4 गो है, तो 1 गुणे 4 लिख दिया गया, यानी टोटल हाइड्रोजन खत्म, फिर प्लस का चिन्ह देते हैं। ठीक है, जैसे 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 कार्बन का हो गया 6 दूना का 12, तो 12 लिख दिए। कार्बन का 6 होता है, परमाणु भार निकालेंगे तो ओकर दूना होता है, तो ये 6 दूना का 12 हो गया। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या और परमाणु भार दोनों एक ही होता है, 1 दशमलव कुछ होता है, एक ही मानकर चलते हैं, तो 3 1 4 गो है हाइड्रोजन, तो 1 गुणे 4 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, परमाणु भार इसका दूना होता है, तो 8 दूना का 16, तो इसको हम हल करेंगे तो ऊपर 16 नीचे 12, 4 एकम 4, 12 4 16 और 16 16 32, तो 16 बटा 32 भागा देंगे तो 16 दूना का 32 यानी 1/2, 1/2 का मान निकाले तो 0.5। ये क्या हो गया, मोलों की संख्या हो गया। ठीक है, ये मोलों की संख्या, अभी हम मोल प्रभाज नहीं निकाले हैं, अभी केवल मोलों की संख्या निकाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब तक मोलों की संख्या नहीं निकालेंगे तब तक मोल प्रभाज कैसे निकाल सकते हैं। फिर अब चलते हैं दूसरा, ये हमारा मुख्य रूप से Na का मान निकला। ठीक है ना, अब चलते हैं, देखिए अब H2O के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या जब हम चलेंगे तो H2O की मात्रा, मोलों की संख्या कैसे निकाला जाता है, भार बटा में अणु भार, तो एक मात्रा दिया है 90 ग्राम, एक अणु भार निकालेंगे तो 2 और 16 2 क्या होता है 18, तो 18 पचे 90। तो देखिए इसका भी निकल गया, हमारा दोनों का निकल गया, मोलों की संख्या निकला है। तो अब देखिए एक यहाँ लिखे हैं, अतः एन यानी इसके मोलों की संख्या यानी मेथेनॉल के मोलों की संख्या 0.5 और जल के मोलों की संख्या 5। तो अब निकालिए दोनों का ना, देखिए ये CH3 यानी विलय के मोल प्रभाज, तो इसका संख्या और बाटा में टोटल का संख्या, तो इसका संख्या है 0.5 और टोटल कितना है, तो जोड़ना पड़ेगा 0.5 और 5, तो कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो इसको यहीं पर हम लोग कर देते हैं, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.5 और बाटा में ये 5.5 हो जाएगा ना। इसको हम हल कर दशमलव दशमलव खत्म हो जाएगा, तो ये 5/55 हो जाएगा ना, यानी 5 एकम 5, 11 पचे 55, यानी 1/11। 1/11 को यदि हम हल करेंगे तो 0.09 आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका, मेथेनॉल का मोल प्रभाज निकल गया, यानी विलय का मोल प्रभाज निकल गया। अब आइए विलायक का मोल प्रभाज देख लीजिए, तो अब इसका मोल प्रभाज निकालेंगे तो इसके मोलों की संख्या, तो जल के मोलों की संख्या 5 आया था और नीचे फिर जोड़ देंगे ये, तो ये भी हो गया 5 बटा में 5.5, यानी 1 बटा में 1.1, यानी ये 0.9 आ जाएगा। तो ठीक है, अब हम लोग अगले दिन ये पढ़ेंगे मोललता और मोललता, ये हमारा अगला दिन का टॉपिक होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, यानी ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले दिन हम लोग मोलरता और मोललता लेकर। ठीक है, धन्यवाद।